हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वीएससी का, वैल्यू एडेड कोर्स का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उसका ये मैं पार्ट नंबर 2 करवाने वाला हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर 1 पहले ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वो वाला देख लो और पहले इसको कंप्लीट कर लो, फिर वो वाला भी देख लेना आप। तो ये वीएससी का जो पेपर होता है, कंपलसरी पेपर, इसको पास करना अनिवार्य होता है। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। साथ के साथ आपको, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप में से 90% बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो देख लेते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है आगे। और वीडियो को लाइक कर देना। पहले नंबर प्रश्न की बात करें, पर्यावरण अध्ययन की परिभाषा क्या है। तो आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की परिभाषा क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पर्यावरण अध्ययन किसके बारे में बताता है हमें जीवन में, तो पर्यावरण समस्याओं का सामाजिक, भौतिक व जैविक दृष्टिकोणों का अध्ययन है। तो पर्यावरणीय समस्या मतलब हमारे समाज के अंदर जो पर्यावरण से संबंधित समाज में समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे बाढ़ आ गई तो हमारे जो लोग हैं उन्हें विस्थापन करना पड़ा, अकाल आ गया तो भी विस्थापन करना पड़ा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिससे क्या होता है, पर्यावरण की वजह से हमारे समाज में जो बदलाव होते हैं उनको देखने को मिलते हैं। भौतिक तथा जैविक दृष्टिकोण का अध्ययन क्या कहलाता है, पर्यावरणिक अध्ययन कहलाता है। तो इसकी ये परिभाषा है। बी नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन है उसका क्या दायरा होता है। तो पर्यावरण अध्ययन का जो दायरा है वो क्या क्या है, प्राकृतिक संसाधनों, परिस्थितियों, प्रदूषण तथा सतत विकास जैसे विषयों को सम्मिलित करना। मतलब ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो खनिज वगैरह हो गया उनका, परिस्थितिक मतलब इन्वायरमेंट, हमारे आसपास कैसा वातावरण है इसका, जो प्रदूषण हमारे आसपास जो फैल रहा है आजकल उसका, और जो सतत विकास, जो कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होते हैं, इन जैसे विषयों का लगातार अध्ययन करने का दायरा क्या कहलाता है, पर्यावरण अध्ययन का दायरा कहलाता है। ठीक है, तो ये वाले ऐसे प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ जो थोड़े टफ हैं। अगर प्रश्न एग्जाम में आ गए तो ये वाले प्रश्न कोई नहीं करेगा और आप कर दोगे। तो यही है, ये वीडियो आपको पूरा देखना। थोड़े से स्टार्टिंग में मैंने 1-2 प्रश्न हार्ड लिए, बाकी फिर इजी प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेंगे आपको। पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है, तो पर्यावरण अध्ययन है वो किस प्रकार का प्रसिद्ध विषय। तो पर्यावरण अध्ययन में मैंने आपको पहले बताया कि पर्यावरण अध्ययन में एक से अधिक विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का भी अध्ययन होगा, समाजशास्त्र का भी अध्ययन होगा इसमें, और जैविक शास्त्र का भी अध्ययन होगा। तो ये जो पर्यावरण अध्ययन है ये कैसा विषय है, बहुविषय का, मतलब इसमें एक से अधिक विषयों का पढ़ने को अपने को मिलता है। 4 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में कौन से विषय शामिल होते हैं। तो मैंने पहले बता दिया, भूगोल, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र और राजनीति। तो एक से अधिक विषय इसके अंदर आएंगे, तो वो वाला ऑप्शन आपको सही होने वाला है। आपको वो वाला ऑप्शन करके आना है जिसमें एक से अधिक ऑप्शन दे रखे हों, एक से अधिक विषय दे रखे हों, वही ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी है। 5 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता क्यों होती है। तो पर्यावरण जागरूकता की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि लोग संसाधनों का संरक्षण करें। जैसा संसाधन क्या होते हैं, जैसे आपके पास पानी है, पानी एक संसाधन है तो इसको आपको बचाना चाहिए। आपकी अगर कोई साथ के साथ वायु है उसको भी अपने को अच्छे से रखना चाहिए, पेड़ वगैरह लगाने चाहिए। ज़्यादा खनिज जो प्राइवेट गाड़ियों के बजाय आपको जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करना चाहिए। और इन सब चीज़ों को आपको क्या होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के संरक्षण के बारे में आपको पता चले, इसलिए आपको पर्यावरण जागरूकता को पढ़ना जरूरी है। जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभाव, ये अगले वाला टॉपिक है इसके अंदर। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या रहा है, तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि के पीछे कारण रहा है उच्च जन्म दर। तो भारत में जो पहले क्या समय था, आज के समय तो नीति बना दी गई, हम दो हमारे दो, मतलब 2 बच्चे के ऊपर जो सरकार है वो जोर दे रही है ज़्यादा, लेकिन पहले के समय ऐसा नहीं होता था। पहले के समय के लोगों की सोच होती थी कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे परिवार है या हमारा समाज है वो कल्याण करेगा। तो इससे क्या हुआ, भारत में जो जन्म दर है वो बढ़ गई और स्वास्थ्य सेवाएं भी धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती रही, इसलिए भारतीय जनसंख्या है, भारत में जनसंख्या वो बढ़ गई। 7वां नंबर प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है। तो जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है, विस्फोट क्या होता है, कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से फैलना। तो अपनी जनसंख्या वो बहुत तेज़ी से फैलती है, इसी को क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 नंबर प्रश्न है,
पर्यावरण कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण कल्याण का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? जनसंख्या को नियंत्रण करना। तो पर्यावरण कल्याण के माध्यम से लोगों को पर्यावरण नियोजन के बारे में बताया जाता है। लोगों को ये बताया जाता है कि जो छोटा परिवार होगा वही क्या होगा, एक खुशहाल परिवार होगा। आपको अगर जीवन में खुश रहना है तो छोटे परिवार को अपनाइए, परिवार नियोजन की जो चीज़ें हैं उनको अपनाइए। तो जो पर्यावरण कल्याण कार्यक्रम है भारत सरकार का कार्यक्रम है, जो जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कार्यक्रम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको अच्छे से इसको कर लेना है। अगर परीक्षा में आएगा तो ये आपको ये ऑप्शन टिक करके आना है। 9 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे क्या होता है, भीड़ भाड़ बढ़ती है और बीमारियों में वृद्धि देखने को मिलती है। 10 नंबर प्रश्न है, अधिक जनसंख्या का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जनसंख्या अधिक होगी तो आपको पता है संसाधनों का प्रयोग है वो ज़्यादा किया जाएगा, तो और साथ के साथ इससे क्या होगा, प्रदूषण फैलने को मिलेगा और वनों की कटाई होगी। तो ये वाले प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन से खेलना होता है, ऑप्शन के बारे में जानकारी लेनी होती है, ठीक है। तो जिसमें इसमें क्या होगी, क्या जनसंख्या अधिक होने से संसाधनों की अधिकता होगी? बिल्कुल नहीं होगी, संसाधन तो कम होते चलेंगे जाएंगे, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है। जलवायु में स्थिरता आएगी? बिल्कुल नहीं, जलवायु है वो अस्थिर हो जाएगी ज़्यादा जनसंख्या के कारण। अधिक वर्षा हो सकती है, तो अधिक वर्षा का कोई लेना देना नहीं है जनसंख्या के से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रदूषण और वनों की कटाई बढ़ जाती है अधिक जनसंख्या के कारण। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, मानव अधिकार किससे संबंधित है? तो मानव अधिकार किससे संबंधित है? कोई भी व्यक्ति है उसकी गरिमा, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता और उसकी समानता से संबंधित क्या होते हैं, मानव अधिकार होते हैं। तो हर व्यक्ति वो स्वतंत्र रहता है और उसको समानता का अधिकार होता है। वो किस में आता है, मानव अधिकारों के तहत आता है। पर्यावरणीय नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरणीय नैतिकता का मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रकृति और जीवों के प्रति नैतिक दृष्टिकोण रखना। मतलब हमें प्रकृति है और जीव है उनके प्रति भी ना बहुत अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपके आसपास जो जानवर है आप उसको मार दो या फिर आपका छोटा सा खेत में नुकसान कर दे तो आप उसकी हत्या कर दो। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी हमारी तरह जीव है, जैसे हमारे दर्द होता है उनको भी होता है, जैसे हमारे भी कुछ अधिकार हैं वैसे उनके भी कुछ अधिकार होते हैं। तो यही होती है पर्यावरणिक नैतिकता। साथ के साथ हमें इन्वायरमेंट में जितना पेड़ काटे उससे ज़्यादा लगाने चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं। और आप सब बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार बारिश में आप एक पेड़ जरूर लगाना। 13 नंबर प्रश्न है, खाद्य समस्या का एक मुख्य कारण क्या है? तो खाद्य समस्या का एक मुख्य कारण होता है असमान वितरण। तो असमान वितरण का अर्थ है कि कुछ लोगों के पास इतना ज़्यादा खाना पड़ा है कि वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है, और कुछ लोगों के पास सिर्फ खाने के 2 वक्त का भोजन भी नहीं है। तो यही होता है, जिनके पास ज़्यादा पैसा वो आपको खाने को वेस्ट करते हैं और कुछ लोगों के पास खाना खाने को भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, असमान वितरण है वो खाद्य समस्या की सबसे मुख्य समस्याओं में से एक है। 14 नंबर प्रश्न की बात करें, खाद्य सुरक्षा क्या सुनिश्चित करती है? तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है सभी के लिए पोषक युक्त और सुलभ भोजन। तो आपको पता है जो खाद्य सुरक्षा योजना भी चालू कर रखी है सरकार की तरफ से कि जो लोग गरीब है जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त का भोजन नहीं है उनके लिए अपन क्या कर रखे हैं, फ्री में सरकार गेहूं प्रोवाइड करवाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े, पर्यावरणीय शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो पर्यावरण से संबंधित शिक्षा क्यों आवश्यक होती है? पर्यावरण संरक्षण की समझ बनाने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा वो है जरूरी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 नंबर प्रश्न है, सूचना तकनीक पर्यावरण संरक्षण में कैसे सहायक होती है? तो सूचना तकनीक मतलब इंटरनेट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, डाटा को कलेक्ट कर सकते हो कि इस समय हमारे जो कितना भूजल है वो हमारे है बचा हुआ है, कितने पेड़ों की कटाई हुई है, कितने पेड़ हैं। तो इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, जो डाटा का कलेक्शन कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं और लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। कि आप कोई सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर सकते हो जिसके थ्रू क्या हो सके, लोगों को ये समझा सके कि पर्यावरण की संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 17 नंबर प्रश्न की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक सूचना की क्या भूमिका है? तो स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक की भूमिका ये है कि रोगों की पहचान करना और उपचार में सहायता।
तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा होने वाला है, बी नंबर ऑप्शन है वो सही होने वाला है। तो स्वास्थ्य अगर तकनीक का प्रयोग करेंगे अपन तो इसमें क्या करेंगे, आप कोई भी रोग है उसकी पहचान कर सकेंगे और उसका उपचार में सहायक हो सकता है। 18 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित है। तो मानव अधिकारों में हर व्यक्ति को भोजन प्राप्त होना, शिक्षा व जीवन का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है और ये सब मानव के अधिकारों में शामिल होते हैं। कौन से भोजन, शिक्षा व जीवन का अधिकार क्या है, मानव अधिकारों में शामिल होते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण समस्याओं के समाधान हेतु नैतिकता आवश्यक है। तो पर्यावरण समस्याओं के समाधान हेतु किस प्रकार की नैतिकता आवश्यक होती है, पर्यावरणीय नैतिकता। तो पर्यावरण से संबंधित जो नैतिकता की बात होगी तो वो किस में होगी, पर्यावरणीय नैतिकता में होगी ये चीजें। 20 नंबर प्रश्न की बात करें, सूचना तकनीक से पर्यावरण जागरूकता कैसी बढ़ती है। तो सूचना तकनीक से पर्यावरण जागरूकता कैसे बढ़ती है, डिजिटल प्रचार व ई शिक्षा से। तो आपने कोई मतलब जो ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया कि कोई सेलिब्रिटी आके आपको ये बता रहा है कि आपको पेड़ लगाने चाहिए, पानी बचाना चाहिए, प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना चाहिए, तो इस सब चीज़ों से क्या होता है, पर्यावरण की जागरूकता फैलती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सूचना तकनीक, इंटरनेट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, डिजिटली प्रसार कर सकते हो और लोगों में शिक्षा पहुंचा सकते हो। यूनिट नंबर 2 की बात करें, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। तो इनमें क्या होता है, कौन सी नवीनीकरण नहीं है। तो नवीनीकरण आपको पता है वो संसाधन होते हैं जो किसके अंदर, जो जिनको आप मतलब जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, प्राकृतिक रूप से सभी उपलब्ध होते हैं, लेकिन जिनको आप ज़्यादा प्रदूषण कम फैलाते हो और फिर से कन्वर्ट कर सकते हो मतलब। तो पहला सूर्य की ऊर्जा, ये नवीनीकरण है। जल है, ये एक नवीनीकरण है। कोयला नहीं है। पवन भी कौन सी में आता है, नवीनीकरण में आता है। और कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सब चीज़ किस में क्या आती हैं, अनवीनीकरण में आती हैं। अगली वाला है, नवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं। तो नवीनीकरण संसाधन वो होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब उन्हें प्राकृतिक रूप से फिर से बनाया जा सकता है। तो पानी है, जैसे जल की बात करें तो जल है, पानी क्या होता है, पानी को आपने पानी से ऊर्जा बना ली, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, वही पानी आप नदियों में छोड़ दोगे, समुद्र में चला जाएगा, इवेपोराइजेशन हो जाएगा, फिर बरसात हो जाएगा और फिर से पानी है वो यूज करने के लिए आ जाएगा। तो इसीलिए नवीनीकरण के उदाहरण होते हैं। तो इन्हें वो संसाधन जिन्हें प्राकृतिक रूप से फिर से उत्पन्न किया जा सकता है वो क्या होते हैं, नवीनीकरण संसाधन होते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है, वनों की अत्यधिक कटाई को क्या कहा जाता है। तो वनों की अत्यधिक कटाई को क्या कहा जाता है, वनों का दोहन कहा जाता है। और वनों का संरक्षण, आप वनों को बचाने को क्या कहा जाता है, वनों का संरक्षण कहा जाता है। अगले वाला प्रश्न है, वनों की कटाई का एक प्रमुख प्रभाव क्या होता है। तो वनों की कटाई होगी, इससे क्या हो जाता है, भूमि का कटाव हो जाता है, भूमि का क्षरण हो जाता है। तो आपको जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताऊं, आपका खेत होगा या फिर आपके आसपास देखना जहाँ पर थोड़ा बहुत पेड़ लगे होंगे या घास लगा होगा, तो अब बारिश का मौसम चल रहा तो जिसके आसपास जो मिट्टी है ना पेड़ के आसपास वो सारी कट जाएगी, लेकिन पेड़ के आसपास जो पेड़ की जड़ें वहाँ पर मिट्टी वैसी की वैसी बची रहती है। या फिर घास का उदाहरण देके देख लो, यहाँ पर घास लगा हुआ है और इसके पास से पानी गुजरा तो ये मिट्टी तो बहकर आगे चले गई, लेकिन घास के जो आसपास मिट्टी थी वो सारी की सारी ऐसे की ऐसे रह गई है। तो यही होता है, वनों की कटाई से क्या हो जाता है, भूमि का कटाव होता है, भूमि का क्षरण होता है। जल संसाधनों की बात करें, जल विवाद का एक प्रमुख कारण क्या होता है। तो जल विवाद का एक प्रमुख कारण क्या होता है, जल का असमान वितरण। मतलब किसी के पास, कई लोग तो क्या करते हैं, ट्यूबवेल वगैरह खुदा लेते हैं और किसी के पास पीने का पानी तक नहीं होता, इसीलिए जल विवाद उत्पन्न होता है। छठा प्रश्न है, जल संचयन की पारंपरिक विधि क्या है। तो जल संचरण की पारंपरिक विधि क्या है, वर्षा जल का संचयन करना, वर्षा जल को बचाना क्या है, जो जल संचयन की पारंपरिक विधि है कि आपको जल पानी को बचा रहे हो, यही क्या पारंपरिक विधि है। खनिज संसाधनों की बात करें, खनिजों के अत्यधिक दोहन किसके लिए जिम्मेदार है। तो खनिजों का अत्यधिक दोहन होता है, इससे क्या होता है, पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, पर्यावरण है वो नुकसान पहुंचता है पर्यावरण को बहुत ज्यादा इससे। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक गैर लोहा खनिज है।
तो गैर लोहा कौन सा? इस्पात हो गया, मैग्नीज हो गया, लोहा गया, ये इससे संबंधित है, लेकिन तांबा एक अलग प्रकार का खनिज है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बढ़ती ऊर्जा का प्रमुख कारण क्या? औद्योगिकरण। तो उद्योग बढ़ रहे हैं, इसके कारण क्या होगी? ऊर्जा की मांग भी धीरे धीरे भारत के अंदर बढ़ रही है। 10 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीनीकरण प्रकार की ऊर्जा है सौर ऊर्जा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो अक्षय ऊर्जा भी कौन सी ऊर्जा होती है? नवीनीकरण ऊर्जा को ही क्या बोला जाता है? अक्षय ऊर्जा भी बोला जाता है। तो इसमें से कौन सा उदाहरण नवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो पेट्रोल है वो नवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है। बाकी पवन हो गया, ज्वार भाटा हो गया, सौर हो गया, ये सब क्या अक्षय ऊर्जा है, जिन्हें प्राकृतिक रूप से हमसे फिर से बना सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न की बात करें, अत्यधिक कृषि से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो अत्यधिक कृषि करने से क्या होता है? भूमि की उर्वरकता में कमी हो जाती है, ना कि बढ़ती है। तो भूमि का कटाव होना शुरू हो जाता है। तो अत्यधिक कृषि से क्या होता है? भूमि का कटाव शुरू हो जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, भूमि लवणता सैलिनिटी का प्रमुख कारण क्या है? तो भूमि की जो लवणता उसका प्रमुख, उससे क्या हो जाता है? सिंचाई जल का वाष्पीकरण। तो सिंचाई जल है वो वाष्पीकरण होके चला जाता है, तो क्या हो जाता है? वो वाष्प होके तो उड़ जाता है, लेकिन उसके पीछे लवण छोड़ जाता है, नमक की मात्रा भूमि में बढ़ जाती है। तो इससे होता क्या है? जब भूमि में लवणता की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो आपकी जो फसल की उर्वरकता है, जो जमीन की उर्वरकता, वो काफ़ी कम हो जाती है और फसल का उत्पादन भी कम हो जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, अत्यधिक चराई का क्या प्रभाव होता है? तो अत्यधिक चराई हो गई, अत्यधिक सिंचाई हो गई, इससे क्या होता है? भूमि का क्षरण होता है, भूमि की जमीन की जो उर्वरकता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। 15 नंबर पॉइंट है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कंटिन्यूटी डेवलपमेंट का क्या होता है? तो सतत क्या होता है? सभी के लिए समान रूप से होने वाला विकास को क्या कहा जाता है? सतत विकास कहा जाता है। तो सभी के लिए समान रूप से संसाधनों का उपयोग करना। और इस प्रश्न का ये भी उत्तर होता है कि आप अच्छे से संसाधनों का प्रयोग करें, ताकि आप भी प्रयोग कर लें और उन संसाधनों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी छोड़कर चले जाएं। तो इसी प्रकार के विकास को क्या कहा जाता है? सतत विकास कहा गया है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी तकनीक मृदा व जल संरक्षण के लिए सहायक होती है? तो कौन सी तकनीक है वो मृदा व जल संरक्षण के लिए सहायक है? वो है बांध बनाना। तो बांध बनाने से क्या होता है? मृदा भी बची रहती है और जल का भी संरक्षण होता है, क्योंकि नदियाँ बहती है तो मिट्टी कट कट के आगे जाती रहती है। तो इसे जो बांध बनाने से क्या होता है? मृदा का संरक्षण होता है और जल का भी संरक्षण होता है। अब बढ़े अगले नंबर प्रश्न की तरफ, 17 नंबर प्रश्न की तरफ। जल प्रबंधन, जल ग्रहण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या होता है? नदी के प्रभाव को रोकना, वर्षा जल को संग्रहित करना। तो जल ग्रहण प्रबंधन में क्या हो गया? आपने वर्षा जल को पानी बांध बनाकर आपने रोक दिया, ताकि वो जल है वो कृषि के लिए उपयोग में आ सके, पीने के पानी के रूप में उपयोग में आ सके, या अन्य किसी गतिविधियों के रूप में काम में आ सके। वरना क्या होता? वो बहकर समुद्र में चला जाता, उसका कोई महत्व रहता नहीं इतना ज़्यादा। तो यही है, वर्षा जल को संग्रहित करना क्या कहता है? जल ग्रहण प्रबंधन के अंतर्गत आता है। या फिर आपने घर पे टाका वगैरह बना लिया, इससे भी आप जल संग्रहण कर सकते हो। 18 नंबर प्रश्न है, सतत जीवन शैली में क्या शामिल होता है? तो सतत जीवन शैली में क्या होगा? सतत मतलब संतुलित रूप से जीवन शैली में क्या होगा? संतुलित एवं मितव्ययी संसाधनों का उपयोग करना। मतलब आप अपने जो संसाधन हैं तो उनका इस तरीके से उपयोग कर रहे हो कि वो आप, अगर आप दूसरे लोगों के भी लिए भी बच सके और आने वाली संभावित पीढ़ियों के लिए भी काम आ सके। 19 नंबर प्रश्न है, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बंजर भूमि पुनर्वास कहलाती है। तो ये तो एक टेक्निकल प्रश्न था, आपको ऐसा कैसा इसको करके आना है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय सतत विकास लक्ष्य एसडीजी की कुल संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय सतत विकास का लक्ष्य कितना होता है? 17 प्रकार के विकास लक्ष्य को तय किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। अगले वाला प्रश्न है, इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम क्या होता है?
इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, जैविक। जैविक मतलब पेड़ पौधे हो गए, जो जीव जंतु हो गया उनमें, और मानवों के बीच में या फिर जो वस्तुओं के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है कि अगर आप पेड़ काटोगे, ये किसके द्वारा घटना की गई, पेड़ काटना, वो प्रदूषण करना, ये सब किसके अजैविक घटक है। तो इसका जो इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, जैविकों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब चीज़ क्या कहलाती है, इकोसिस्टम कहलाती है। 2 नंबर प्रश्न की बात करें, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है। तो इसमें कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है, पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, जल नहीं है, सूक्ष्म जीव भी हैं। तो जल है वो पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं होता है कभी भी। तो ये भी एक टेक्निकल प्रश्न है, ये प्रश्न आ जाएगा तो लगभग बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आएंगे, लेकिन आपने पढ़ा तो इसको सही करके आओगे। 3 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के कार्य में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो ऊर्जा का चक्रण हो गया, भोजन का निर्माण हो गया, पोषक तत्व चक्रण का निर्माण हो गया, ये सब क्या पारिस्थितिक तंत्र के कार्य हैं। ठीक है, कि जो पेड़ पौधे वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं, पोषक तत्वों का चक्रण होता है, वो सब चीज़ इसी के अंतर्गत आती हैं। 4 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन है, महासागर। महासागर के अंदर आप पता आपको कितने ज़्यादा जीव जंतु रहते हैं, कितने ज़्यादा जो लोगों की जीवन को के लिए महासागर वो सहायक होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा है, जंगल भी बड़ा होता है, झील भी, रेगिस्तान भी, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, महासागर है। महासागर का क्षेत्रफल बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा जीव जंतु वो इसके अंदर रहते हैं। और काफ़ी जो समुद्र है उसके बारे में हमने जितना जाना है उससे अधिक हमें अभी तक पता नहीं है महासागरों के बारे में। तो पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसके अंदर प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। तो प्रोड्यूसर मतलब चीज़ों को उत्पादन करने वाले। तो भोजन का उत्पादन स्वयं से कौन करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, तो पौधे हैं, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खुद का भोजन खुद से बनाते हैं। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक किसे माना गया है, पौधों को माना गया है। 6 नंबर प्रश्न है, कंज्यूमर्स कौन होते हैं। तो खाने वाले कौन होते हैं, तो जो शाकाहारी लोग और मांसाहारी जीव होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, ग्रहण करने वाले होते हैं। तो मांसाहारी जो जीव है वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, और शाकाहारी जीव पौधों को से निर्मित चीज़ों को खाते हैं। इसीलिए वो किस में आते हैं, कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं, ग्रहणकर्ताओं के अंदर आते हैं। 7 नंबर प्रश्न की बात करूं, डीकम्पोजर्स का क्या कार्य होता है। तो आपको पता है कि जो आप जो कचरा वगैरह हो गया या फिर जो कोई जानवर मर गया उसको क्या कीड़े लगते हैं, जो अर्थवर्म वगैरह होते हैं, केंचुए वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, डिकम्पोजर कहलाते हैं, उपघटक कहलाते हैं। वो क्या होता है, वो प्राकृतिक को जो चीज़ें हैं उनको गलाने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता बढ़ती है तथा दुर्गंध वगैरह भी कम होती है। तो इसीलिए यही सब कार्य किसके होते हैं, डीकम्पोजर के कार्य होते हैं। इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, बी नंबर, मरे हुए जीवों को अपघटित करना या उन्हें गला देना। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपघटक है। तो जीवाणु है वो क्या होते हैं, उपघटक होते हैं, डीकम्पोजर की श्रेणी में आते हैं। फंगी हो गए, फफूंद हो गए, ये सब चीज इसी के श्रेणी में आते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या स्रोत है। तो आपको सब पता है पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। 10 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है। तो ऊर्जा का प्रभाव वो एक दिशा में होता है, सामने की तरफ या ऊपर की तरफ हमेशा होता है। जो पिरामिड बनता है ना, उसके अंदर जो ऊर्जा का संचरण है वो ऊपर की तरफ होता है। बताऊंगा हम आगे जाकर ये पिरामिड वाला स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया का क्या नियम कहलाता है, कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो स्तरों में, तो ऊर्जा का हमेशा क्या होता है, ह्रास होता है, मतलब ऊर्जा है वो घटती चली जाती है। एक स्तर से आप दूसरे स्तर में जाते हो तो 10% ऊर्जा ही एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंच पाती है, 90% ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। अब मैं समझाऊँ ये चीज़ होती क्या है, जैसे कि आपने पौधों ने खाना बनाया, ठीक है, और आपने उसको खाया, शाकाहारी भोजन की आपने दाल खाई, तो जो पौधों ने खाना बनाया और आपने जो ग्रहण किया, इसके बीच में क्या होगा, सिर्फ 10% ऊर्जा आपको ट्रांसफ़र होती है, बाकी 90% क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है इसमें।
अगले वाला प्रश्न है, ऊर्जा प्रवाह का सबसे कम ऊर्जा किसके पास होती है? तो आपको पता है नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो जितना ऊपर होगा उतनी कम उसके पास ऊर्जा होगी। तो इसमें जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, इनके पास सबसे कम ऊर्जा का संचरण होता है। 13 नंबर प्रश्न, खाद्य श्रृंखला क्या दर्शाती है? तो खाद्य श्रृंखला क्या दर्शाती है? भोजन का प्रवाह है। तो भोजन है वो कैसे, भोजन का प्रवाह किसके द्वारा दिखाया जाता है? खाद्य श्रृंखला के द्वारा दिखाया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, एक सरल खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? तो सबसे पहले शुरुआत किससे होगी? उत्पादक से शुरू होगी। तो कोई भी चीज़ है खाद्य श्रृंखला है वो किसके द्वारा शुरुआत होती है? उत्पादक के द्वारा शुरुआत होती है, कि उत्पादक है वो चीज़ों को उत्पादन करता है, इसलिए उसी से शुरुआत होती है इन सब चीज़ों की। 15 नंबर प्रश्न है, खाद्य जाल क्या दर्शाता है? तो एक खाद्य जाल क्या दर्शाता है? अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के बीच में संबंध है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? खाद्य जाल के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कि अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है वो आपस में दर्शाया जा रहा है, वो किस में दर्शाया जाता है? खाद्य जाल के द्वारा दर्शाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता हो सकता है? तो आपको पता है प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं? शाकाहारी जीव आते हैं। तो शाकाहारी जीव होते हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? हिरण है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। 17 नंबर प्रश्न है, खाद्य जाल में कौन शामिल नहीं होता है? तो खाद्य जाल में कौन शामिल नहीं है? तो उत्पादकता, उपघटकता और उपभोक्ता, ये तीनों के तीनों क्या है? खाद्य जाल के शामिल है, लेकिन सूर्य नहीं है। तो उत्पादकता, जो पेड़ पौधे होते हैं वो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्पादकता कहलाते हैं। मरे हुए जीवों को उपघटित करना, डिकम्पोज करना किसका कार्य होता है? अपघटकों का कार्य होता है। जैसे कवक हो गई, जो फंगी हो गई, या फिर ये सब गिर्द हो गई, ये सब अपघटक के पात्र होते हैं। और उपभोक्ता जो खाते हैं, जैसे कि शाकाहारी मांसाहारी जीव किस में आते हैं? उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड किसको दिखाता है? तो पारिस्थितिक पिरामिड किसको दिखाता है? ऊर्जा को, संख्या को व जैव द्रव्य को। तो तीनों चीज़ों को दर्शाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का पारिस्थितिक पिरामिड कैसे होता है? तो ऊर्जा का जो पारिस्थितिक पिरामिड होगा वो एकदम सीधा होता है, ऐसे होता है, ऊपर की तरफ पिरामिड की टाइप का होता है। 20 नंबर प्रश्न है, संख्या का पिरामिड किस संख्या में उल्टा हो सकता है? तो वृक्ष आधारित तंत्र में। तो वृक्ष आधारित तंत्र होता है उसमें क्या पिरामिड उल्टा हो सकता है, और इसमें क्या होता है? एक से अधिक जो जीव है वो उस वृक्ष पर निर्भर हो जाते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है? जो पिरामिड है वो क्या हो सकता है? उल्टा हो सकता है। बेचारे पेड़ को कम भोजन मिले, कम ऊर्जा मिले, और बाकी सभी को अच्छी ऊर्जा मिल रही है। अगले वाला, पारिस्थितिक तंत्र और सेवाएं। तो भारत में कौन सी पारिस्थितिक तंत्र समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? तटीय और जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है वो भारत में किसके लिए? समुद्री जैव जो विविधता उसके लिए प्रसिद्ध है। 2 नंबर प्रश्न है, वनों की एक प्रमुख पारिस्थितिक सेवा है। तो वनों की एक प्रमुख पारिस्थितिक सेवा क्या करती है? वो कार्बन को संग्रहण कर लेती है। जब फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं तो आपको पता है पौधे कार्बन को सोखते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इसका जो वनों का प्रमुख कार्य क्या होता है? कार्बन को संग्रहण करना। 3 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक सेवाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? तो पारिस्थितिक सेवाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? कुल 4 प्रकार का होता है पारिस्थितिक सेवाओं का वर्गीकरण। अगले वाला प्रश्न है, भारत में कुल कितनी वेटलैंड्स कौन सी है? प्रमुख वेटलैंड कौन सी है इसमें? तो चिल्का लेक है वो प्रमुख वेटलैंड है। तो आर्द्रभूमि क्या होती है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत अच्छा पारिस्थितिक तंत्र होता है, पेड़ पौधे हो गए, सभी प्रकार के जानवर हो गए, या पर पानी वगैरह की पाई जाती है। तो उसको बचाने के लिए वेटलैंड्स, आर्द्रभूमि बना दी गई हैं। और ये सबसे भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का लेक है। 5वां नंबर प्रश्न है, जैव विविधता में क्या शामिल नहीं है? तो जैव विविधता में क्या शामिल नहीं है? आर्थिक विविधता। ठीक है, पैसों की विविधता है वो शामिल नहीं होती है। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि को क्या कहा जाता है?
तो मेगा डाइवर्सिटी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। 7 नंबर प्रश्न है कि जैव विविधता का उपभोग कंजप्टिव यूज क्या है। तो क्या यूज है जैव विविधता का उपभोग के यूज। तो औषधीय पौधों का प्रयोग करना क्या होता है, जैव विविधता का उपभोग्य यूज है। मतलब आप कोई भी चीज़ का यूज करते हो प्राकृतिक तंत्र से, उसे क्या कहलाता है, वो उपभोग्य उपयोग कहलाता है जैव विविधता का। 8वां नंबर प्रश्न है रेड डाटा बुक में क्या दर्शाया जाता है। तो आपको पता है रेड डाटा बुक है, उसमें क्या होता है, जो संकटग्रस्त प्रजातियां जिनके जानवर हैं वो हमारे अब बहुत कम हो गए हैं, संकटग्रस्त परिस्थिति में आ गए हैं, उसमें उसको वो किस में दर्शाए जाते हैं, रेड डाटा बुक में दर्शाए जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न है भारत में कुल कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो कुल कितने क्षेत्र हैं, 12 प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 10 नंबर प्रश्न है इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। तो इन सिटू कंजर्वेशन किसके अंतर्गत आता है, जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके अंदर आते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। 11 नंबर प्रश्न है जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन से होते हैं। तो हिमालय एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर 12 के बताएं ग्रीन हाउस गैसें में प्रमुख नहीं है। तो नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मीथेन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्या है, सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। 13 नंबर प्रश्न है अम्ल वर्षा एसिड रेन का प्रमुख कारण क्या होता है। तो जो एसिड रेन का प्रमुख कारण होता है नाइट्रोजन व सल्फर है, ये क्या ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट में हो जाती हैं, और इससे जो pH लेवल है वर्षा का वो बढ़ जाता है, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है, 7 से कम हो जाता है, क्योंकि जो का नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड है इनका नेचर कैसा है, ये एसिडिक इन द नेचर होती हैं, इसीलिए इन्हें अम्ल वर्षा होती है इसके कारण। अगले वाला प्रश्न है ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सी गैस दायित्व है। तो ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो यहाँ पर क्या है, सबसे मेन ओजोन परत संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत में जो छेद हो गया है ना, इस वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, और ये अपन गैस वगैरह के अंदर इसको डाला जाता है ठंडा करने के लिए, जो गैस वगैरह में ठंडी करते हैं ना वो CFC होती है उसके अंदर। थर्मल प्रदूषण का स्रोत क्या है। तो थर्मल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, परमाणु षड्यंत्र। तो परमाणु षड्यंत्र के अंदर जो जिस प्रकार का कचरा पाया जाता है, प्रदूषण पैदा हो सकता है, परमाणु वेस्ट जिसे बोलते हैं, वो थर्मल प्रदूषण के अंतर्गत आता है। 3R का सिद्धांत क्या है। तो रीयूज, रिड्यूज, रीयूज व रिसाइकल। मतलब प्लास्टिक का एक उदाहरण लेके देखें तो हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग लेना चाहिए, बार बार उपयोग लेना चाहिए, और रिसाइकल के लिए दे देना चाहिए उसको, ताकि जो प्लास्टिक है वो कम से कम हमारे इन्वायरमेंट में आ सके। 17 नंबर प्रश्न है ठोस अपशिष्ट बायोमेडिकल वेस्ट किससे संबंधित है। तो बायोमेडिकल वेस्ट किससे संबंधित है, अस्पताल से संबंधित है। जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण का अधिनियम किससे संबंधित है, सन 1974 से संबंधित है। 19 नंबर प्रश्न है जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था। तो जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था, 2002 के अंदर लागू हुआ था जैव विविधता अधिनियम। अब बात करें आखिरी नंबर प्रश्न की, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन की प्रमुख चिंता किससे संबंधित है, सामाजिक न्याय व आजीविक आने से संबंधित है। तो ये थे आपके प्रमुख प्रश्न एनवायरनमेंट स्टडीज से संबंधित। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद।